बात है 8 मार्च 2014 की। समय था रात के 12:42। मलेशियन फ्लाइट MS-370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए एक निर्धारित उड़ान भरती है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मैनिफेस्ट, फ्लाइट MS-370 में सवार लोगों की कुल संख्या 239 थी, जिसमें 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडर और 2 पायलट शामिल थे। जहां एक पायलट का नाम कैप्टन जहरी अहमद शाह, जो एक अनुभवी पायलट है मलेशियन एयरलाइन के, जहां दूसरी तरफ को पायलट ऑफिसर फारिक हामिद, जिनके लिए ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। ट्रेनिंग फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये फुली सर्टिफाइड पायलट बन जाएंगे। अब किसको क्या पता था कि ये उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। समय 1:19। रात का ये वो वक्त था जहां से मलेशियन एयरलाइन ने अपना आखिरी वॉइस कांटेक्ट किया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, जब ये साउथ चाइना सी के ऊपर था। Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night, Malaysian 370. सुनने में ये सब नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन ये ही शब्द कैप्टन जहरी के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं था। मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट अचानक गायब हो जाती है और ये इंसिडेंट बन जाता है वर्ल्ड बिगेस्ट मिस्ट्री इन एविएशन। जैसे ही प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करता है, उसके जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर ये प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। उस वक्त समय होता है रात के 1:21। अब कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक वाले इस चीज़ को नोटिस नहीं करते, और पॉसिबल किया भी हुआ तो उन्हें लगेगा कि प्लेन उनके रेडार की रेंज से दूर चले गया होगा और वियतनामीज की एयर स्पेस में एंटर कर लिया होगा। लेकिन दूसरी तरफ वियतनाम एयर ट्रैफिक वालों ने देखा कि MS-370 उनकी एयर स्पेस में आया था, पर अचानक रेडार से गायब हो गया। प्लेन को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। अगले 18 मिनट तक बार बार कोशिश करने के बाद वियतनामीज कुआलालंपुर को इन्फॉर्म करते हैं कि MS-370 अचानक से गायब हो गया है। अब जनरली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर अंदर कुआलालंपुर के रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को नोटिफाई किया जाना चाहिए था कि यहाँ पर प्लेन गायब हो चुका है। लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया, जिसके चलते इमरजेंसी रिस्पांस लाने में लेट हो जाती है। समय सुबह के 6:32। यही वो टाइम था जब MS-370 को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन उसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। एक होप थी कि शायद प्लेन लैंड हो जाए। तुरंत फिर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, जो साउथ चाइना सी के बीच में प्लेन को ढूंढने की कोशिश करता है, जहां 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट साथ मिलकर इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, पर कोई अच्छी खबर नहीं मिलती। ठीक 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को खबर आती है कि प्लेन भले ही 1:21 पर सिविलियन रेडार से जरूर गायब हो गया था, पर एक मलेशियन मिलिट्री रेडार ने उसे स्पॉट किया था। पर रेस्क्यू टीम ये देखकर हैरान हो गई थी कि मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर, जहां इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी के बजाय अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के पास थी, अबव द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में थी। ये प्लेन एक्चुअली में अंडमान आइसलैंड की डायरेक्शन में ऊपर को जा रहा था। MH370 did indeed turn back. It then flew in a westerly direction back over Peninsular Malaysia before turning northwest. अब इसके बाद MS-370 ना ही मिलिट्री रेडार में शो हुआ और ना ही किसी सिविलियंस रेडार में। अब रेस्क्यू टीम अंडमान के हिस्सों में ढूंढना शुरू करती है, पर वहां भी उन्हें कुछ ना मिल पाया। अगले कुछ दिनों के बाद एक नया एविडेंस मिलता है, जो है सैटेलाइट डेटा।
जिसमें पता चलता है कि प्लेन ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। ये एक कॉमन बात है क्योंकि जितने भी बड़े प्लेन होते हैं, जब उनका किसी कारण के चलते खुद का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब प्लेन कम्युनिकेट कर रहा था सैटेलाइट से तो सिर्फ वो लॉग इन करने की ही कोशिश कर रहा था। यहाँ पे कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं किया गया, बट कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक कैलकुलेशन करी कि जब सैटेलाइट ने सिग्नल को रिसीव किया होगा तो सैटेलाइट के एंटीना ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा होगा। डायरेक्शन चेंज करने के कारण एक एंगल बन रहा था जो उन्हें एक एस्टिमेट लोकेशन दे सकता था। और भी कैलकुलेशन करी, जैसे प्लेन की स्पीड, प्लेन में रिमेनिंग फ्यूल, इन सब से एक एस्टिमेट पाथ क्रिएट किया जो था ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। अब वहाँ की मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद प्लेन एक और शार्प टर्न लेने अगले 5 घंटों तक इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। यही आखिरी सिग्नल था MH370 की तरफ से जो सैटेलाइट को मिला था। ना ही अब वो किसी रडार पे वापस शो हुआ और अब प्लेन ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट की तरफ पहुंचा, जहां एक्सपर्ट्स की फाइनल एस्टिमेट लोकेशन थी। शायद फ्यूल खत्म होने के कारण प्लेन पानी में डूब गया होगा और फिर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन मिशन। इस टाइम पे कंडक्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च मिशन। कई सालों तक यहाँ प्लेन की तलाश करते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 सालों के बाद जब कुछ नहीं मिल पाया तो सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसमें $160 मिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका था और ये मिशन एक फेलियर रहा। वक्त आगे बढ़ा और साल 2015 के जुलाई में प्लेन का पहला टूटा हुआ टुकड़ा डिस्कवर किया गया। प्लेन का राइट फ्लैपर तैरता हुआ जो पहुंचा आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। रिसर्च के बाद मालूम पड़ता है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ तब ये फ्लैपरन एक्सटेंड नहीं था, जिसका मतलब कि जब प्लेन पानी में क्रैश होता है तो प्लेन अपने नाक के बल पानी में गिरा। कुछ सालों बाद प्लेन के और हिस्से भी अफ्रीका से मिलते हैं, पर अभी भी बहुत से सवाल थे कि प्लेन रेडार से आखिर गायब कैसे हुआ। जब ये चाइना सी के ऊपर था, उसके बाद ये अंडमान आइलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ कैसे पहुंचा? और जब प्लेन के पास इतना फ्यूल था ही कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा पाए, तो पायलट ने किसी भी एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग क्यों नहीं करवाई? क्या कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं थी जिसके कारण पैसेंजर और शायद क्रू मेंबर भी बेहोश हो गए हो? या फिर हाईजैकिंग का केस?